नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्न विद मैक्सिम में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिन्हा, आप सभी का एजुकेटर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लॉन्ग अवेटेड वीडियो पार्ट 2। पहला वीडियो जो है वो मैंने इस साल की शुरुआत में डाला था। बीच में मैं भी थोड़ा बीमार पड़ गया था और थोड़ा कुछ काम पड़ गए थे, और सो आई हैड टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ माई यूट्यूब चैनल, बट नॉट नाउ। ठीक है, अभी मैं रेगुलरली ये अपकमिंग वीडियोस लेके आऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ग्लोबल इवेंट्स सिंस 1945। ओके, 45 में तो आपका एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इन डिटेल्स। ठीक है, कब कहाँ कैसे किस किस कारणों की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और अंत में क्या हुआ। ठीक है, उन सब के ऊपर मैं डिटेल्स में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। वर्ल्ड वॉर 2 इटसेल्फ इज़ ए ह्यूज टॉपिक. Okay, so the main global event that took place after the World War II is the formation of Arab States, League of Arab States, जो कि बाद में अरब लीग के नाम से मशहूर हुआ। ठीक है, तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम में ये सवाल पूछते हैं कि फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे। जब हुआ था तो किन किन लोगों ने किन किन कंट्रीज़ ने इकट्ठा कर शुरू किया था। तो फाउंडिंग मेंबर्स वेयर इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, इराक, अभी जॉर्डन है लेकिन उस वक्त ट्रांस जॉर्डन था, देन सऊदी अरेबिया एंड यमन। ठीक है, अभी जाके 22 मेंबर्स हो गए। नाउ देयर आर अराउंड 522 मेंबर्स ऑफ इन लीग ऑफ अरब स्टेट्स और अरब लीग। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है आपके कायरो में। ठीक है, कायरो यानी कि इजिप्ट। ओके, और ये बनाने का पीछे का मेन मुद्दा क्या था? व्हाट वाज द मेन परसूट और रीज़न बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ अरब लीग? तो अगर देखा जाए तो मेन मुद्दा ये था कि इकोनॉमिक कारण था। ठीक है, इकोनॉमिक, देन पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ठीक है, ये EPS, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ये जितनी भी अरब कंट्रीज़ है उनके बीच में साझा होने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये मत सोचिए कि सिर्फ वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं। ठीक है, अभी तो इसमें सूडान, मोरक्को, ट्यूनीशिया वगैरह वगैरह कंट्रीज़ इंक्लूड हो चुके हैं। ठीक है, सो सब कुल मिला के देयर आर अराउंड 22 मेंबर्स। सो एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो वो लोग सवाल पहले पूछते हैं कि कब फॉर्म हुआ था? दैट इज़ इन 1945। देन हेडक्वार्टर कहाँ पे? दैट इज़ इन इजिप्ट, कायरो। देन आपका ये होता है कि फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे। ठीक है, ओके। सो मूविंग नेक्स्ट इज एक्चुअली मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये जो सीरीज़ जो है ये मैं थोड़ा इंडोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव से बनाऊंगा। ठीक है, इंडोसेंट्रिक माने हिंदुस्तान के नज़रिए से, हम हिंदुस्तानियों के लिए ये डेट क्या मायने रखता है। नो डाउट एक जियोपॉलिटिकल इवेंट हुआ है उस दिन, लेकिन एक इंडियन पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए हमेशा। अगर हर चीज़ को हम लोग अगर यूरोपियन नज़रिए से देखेंगे तो वी विल मिस आउट आवर अचीवमेंट्स, आवर फेलियर्स। ठीक है, सिर्फ अचीवमेंट ही नहीं है, कुछ फेलियर्स भी है, तो हमारा वो सब चीज़ हम नज़रअंदाज कर देंगे, जो कि गलत है। सो नेक्स्ट जो है वो INA रिट्रीट्स फ्रॉम रंगून एंड सरेंडर्स। INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के अधीन में लड़े थे। ठीक है, वो भी हुआ था, रंगून यानी कि आज का म्यांमार में। ठीक है, सरेंडर हुआ था अल्टीमेटली। एंड द डेथ मिस्ट्री ऑफ नेताजी, हम सबको पता है कि नेताजी उस प्लेन क्रैश में उनका निधन नहीं हुआ था। वो तो एक क्या कहते हैं, एक छलावा था, वो आंखों में धूल झोंक के वो निकल गए थे। ठीक है, तो बात कुछ और था हालांकि, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट इवेंट था वो है रेड फोर्ट ट्रायल, जो कि एक मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पोर्टेंट है। रेड फोर्ट ट्रायल में क्या हुआ था, जहाँ पे 3 अफसरों को लिया गया था। ठीक है, 3 INA फौजियों को लिया गया था। एक थे शाहनवाज हुसैन, देन गुरबचन सिंह ढिल्लों, देन आपके थे PS सहगल। ठीक है, इन तीनों को लिया गया था और तीनों के ऊपर ब्रितानवी सरकार के विरुद्ध छल साजिश करने का या फिर बगावत करने का आरोप लगाया गया था। ठीक है, और इनको सजाए मौत देंगे बोल के ब्रिटिश हुकूमत ने यह तय किया था, लेकिन इनको फांसी और जो भी सज़ा है वो दिया नहीं गया, क्योंकि उनके तरफ से जिन्होंने केस लड़ा था वो काफ़ी पुरजोर केस था। ठीक है, जो लोगों ने निभाए थे। और एग्ज़ाम में ये सवाल पूछ सकते हैं कि हु आर द पीपल और हु आर द लॉयर्स हु फॉट फॉर द
in favor of Dhillon Shahnaz Hussain and P.S. Sehgal. And they were none other than Jawaharlal Nehru, then Asaf Ali, or I think Aruna Asaf Ali, yes, Aruna Asaf Ali, then तेज बहादुर सप्रू. ठीक है, और भी मेंबर्स थे, लेकिन ये 3 प्रमुख चेहरे थे. ठीक है. ओके, सो दिस वाज अबाउट 1945. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट 1946 में जो हुआ, जो सबसे पहला जो इवेंट हुआ था, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, मोस्ट हाईएस्ट सिग्निफिकेंस, चर्चिल स्पीच एट फुलटन. ठीक है, फुलटन में एक कॉलेज था, वेस्टमिंस्टर कॉलेज. ठीक है, अब वो कॉलेज का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट वहाँ पे जो चर्चिल ने स्पीच दिया था. चर्चिल ने स्पीच में एक नाम लिया था, दैट इज़ आयरन कर्टेन. ठीक है, चर्चिल ने ये नाम लिया था आयरन कर्टेन. या आयरन कर्टेन वहाँ से टर्म कॉइन किया गया. ठीक है, वहाँ पे सिर्फ चर्चिल नहीं था, चर्चिल के साथ एक और व्यक्ति थे. ठीक है, उन्हीं के समान रूप के एक व्यक्ति थे, वो थे प्रेसिडेंट हेनरी एस ट्रूमैन. ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू नो हु वाज ट्रूमैन. ठीक है, तो ट्रूमैन भी वहाँ पे थे, और उन्हीं के जब वहाँ पे मौजूद थे, तभी वो विंस्टन चर्चिल स्पीच दे रहा था, और उसने ये वर्ड यूज़ किया था आयरन कर्टेन. आयरन कर्टेन मतलब क्या? आयरन कर्टेन एक, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक साइकोलॉजिकल मतलब एक पर्सपेक्टिव है कि यूरोप का जो आप लीजिए पूर्वी छोर है, ठीक है, वो है कम्युनिस्ट ब्लॉक, और वेस्टर्न जो साइड है वो है आपका कैपिटलिस्ट ब्लॉक. ठीक है, और दोनों के बीच में एक आयरन कर्टेन सा आ गया. बाद में एक फिजिकल बैरियर भी आ गया, लेकिन पहले एक मेंटल बैरियर मतलब लोगों में आया था. ठीक है, वो बहुत पहले से आ गया था. बाद में धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक फिजिकल बैरियर वहाँ पे क्रिएट किया गया. ठीक है, जो कि हम लोग आने वाले इवेंट जो है उसमें और भी पुख्ता रूप से समझेंगे. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान टू विजिट इंडिया. अच्छा, ये कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज द मोटिव ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान वॉज टू फॉर्मुलेट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी. ठीक है, मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसका देख रेख कैसा होगा, कौन बनाएगा, वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों को देखने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान का मतलब वहाँ से अंग्रेज़ों ने भेजा. ठीक है, तो ये एक ग्लोबल इवेंट के तौर से अगर देखा जाए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वी एज एन इंडियन इट डज मेक सेंस टू अस, एंड इट डज कैरी ग्रेट वेटेज इन आवर हिस्ट्री. ओके, नाउ द थर्ड वन, दैट इज रॉयल नेवल म्यूटनी. अच्छा, रॉयल यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, सॉरी फॉर दैट. रॉयल नेवल म्यूटनी एंड रॉयल एयरफोर्स म्यूटनी. यहाँ पे रॉयल नेवी का जो म्यूटनी जो हुआ था ये बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था. ठीक है, ये मूलतः रूप में हुआ था, आई थिंक, हाँ, तलवार. ठीक है, HSMIS तलवार शिप में हुआ था. ठीक है, अच्छा, ये मेनली किस लिए हुआ था? आप सभी को पता है कि उस वक्त जितने भी आर्म फोर्सेस थे, मतलब हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसमें कुछ हद तक, काफ़ी हद तक एक मतलब भेदभाव चलता था. ठीक है, जैसे कि अपार्थाइड कहते हैं, रेसिज्म कह सकते हैं हम लोग. ठीक है, वो चल रहा था. उसके वजह से मतलब रॉयल नेवी में जितने भी हिंदुस्तानी सेलर्स थे उन्होंने बगावत कर दिया. और यहाँ पे सिर्फ ये एक कारण नहीं है, इसमें से एक और प्रमुख कारण ये भी आता है कि आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी का एक इम्पैक्ट आया था, बहुत बड़ा इम्पैक्ट. उसी के कारण ये नेवल म्यूटनी हुआ था. सो डज दी एयरफोर्स म्यूटनी. लेकिन नेवल म्यूटनी जो था ये बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था. ठीक है, इसका जो इम्पैक्ट जो था वो एयरफोर्स म्यूटनी से काफ़ी ज़्यादा था, और अंग्रेज़ हुकूमत अंदर से हिल गया था. ठीक है, ओके, नाउ the last one is the most heinous crime that could ever take place in post World War II days. ठीक है, वो है डायरेक्ट एक्शन डे. डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है. वहाँ पे किस तरह से कम्युनल हिंसा जो है वो उसका मतलब एक दिल जकड़ देने वाला हिस्सा का मतलब हुआ था. मतलब आई एम रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स कि कैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे बतलाऊँ. ठीक है, ये इसका जो मेन मतलब जो लोग थे इसके पीछे, देवर फर्स्ट मास्टरमाइंड था मोहम्मद अली जिन्ना. ठीक है, और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना वाज द प्रोमिनेंट फेस. सोहरावर्दी एंड मेनी वेयर अदर वेयर देयर आल्सो. ठीक है, बट जिन्ना वाज द मेन कॉन्स्पिरेटर. ठीक है, सो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, और वहाँ पे तमाम सारे हिंदुओं का नरसंहार हुआ था. ठीक है, तो इट वाज, वी कैन कंसिडर द प्रिकर्सर ऑफ आ पार्टीशन. ठीक है,
ओके, सो कमिंग टू 1947, हाँ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूजीसी नेट में ही पूछा जा सकता है। 1947 जब पहला जो इवेंट हुआ था दैट इज एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय ICWA, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। ठीक है, ये क्या है? दिस इज थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एस्टैब्लिश्ड इन 1943। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में। प्री इंडिपेंडेंस जितने थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनमें से एक है USI, यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन, USI, जो कि आई थिंक 1980-90 में एस्टैब्लिश हुआ था, और एक और है ICWA, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। ये ICWA जो एस्टैब्लिश हुआ था 1943 में, एंड ये एक इंटरनेशनल लेवल में मतलब ऑपरेट कर रहा था। ठीक है, ओके, तो ये इंडिपेंडेंस से पहले ये कॉन्फ्रेंस किया गया था। ठीक है, और ये जो कॉन्फ्रेंस जो था किया गया था, इसके पीछे मेन जो मतलब मास्टरमाइंड जो थे, टू ए ग्रेटर एक्सटेंट इट वाज पंडित नेहरू। ठीक है, आई एज अ स्कॉलर ऑफन क्रिटिसाइज नेहरू एंड ऑफन यूलोजाइज नेहरू ऑल्सो, अप्रिशिएट नेहरू। क्यों? क्योंकि पंडित नेहरू जी का जो विजन जो था इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, काफ़ी हद तक ही वॉज राइट, वो सही थे। चाइना चीन को लेकर जो उनका अप्रोच था बिफोर इंडियस इंडिपेंडेंस, वो सही था, लेकिन बाद में वे गलत समझ बैठे अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ VK कृष्णा मेनन, सॉरी VK मेनन। ठीक है, इनका नाम ही मैं भूल जाता हूँ, VK मेनन। ठीक है, सो नेहरू डिडंट हैव गुड गाइड्स, अगर सच पूछो तो। ठीक है, उन्हें मंत्रणा देने वाले लोग इतने सही नहीं थे, इसके लिए उनको बाद में जाके बहुत भुगतना पड़ा। अदरवाइज ही फ्रॉम एन स्कॉलरली परस्पेक्टिव ही हैड सम गुड आइडियाज़ अबाउट चाइना एंड अदर इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, हालांकि उन्हें आइडियलिज्म का चूरन ज़्यादा बांटा था, उसकी वजह से सफ़र करना पड़ा, लेकिन उनका जो पर्सपेक्टिव नहीं, उनका जो संज्ञान जो लिया था काफ़ी हद तक सही था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कम्स ट्रूमैन डॉक्ट्रिन एंड मार्शल प्लान। ये तो इकोनॉमिक असिस्टेंस जो था, ठीक है, जो यूरोप में जो हुआ था, ये इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत है भी नहीं, आप सभी को पता है। और मैं आप सभी से एक वादा करता हूँ कि ट्रूमैन डॉक्ट्रिन और मार्शल प्लान के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, ओके, सो ये मतलब ये यूरोप का जो मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या होता है, यूरोप तो पूरा तहस नहस हो गया था, अंदर से पूरा हिल गया था। तो उसको इकोनॉमिकली रिवाइव करने के लिए ट्रूमैन डॉक्ट्रिन और मार्शल प्लान मतलब क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस किया गया था बाय USA एंड USSR, दैट इज सोवियत यूनियन। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। देखिए, यहाँ पे मैं आप सभी को थोड़ा मतलब थोड़ा अलग होके एज एन इंडियन मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो इंडिपेंडेंस जो था वो कोई पीसफुल नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लॉस्ट मोर देन क्लोज टू 30,000 सोल्जर्स ऑफ INA। ठीक है, तभी जाके हमें आज़ादी मिला, एंड प्रायर टू दियर मार्टिडम वी लॉस्ट फ्रीडम फाइटर्स लाइक शहीद आज़म भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, जितने भी नाम लिया जाएगा उतना कम है। एक तो हमें इतना आसानी से आज़ादी मिला नहीं, और जब आज़ादी मिला, जो आज़ादी कही या फिर ट्रांसफ़र ऑफ पावर कुछ भी कह लीजिए, जब मिला तब हमारे साथ एक और चीज़ आया, वो है पार्टीशन। और ये जो पार्टीशन में जो खून खराबा हुआ, अभी का जो जनरेशन है, वी कैन नॉट मतलब हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस पैमाने पे ये हिंसा हुआ था। ठीक है, ये जो कम्युनल राइट्स जो होता है, ये इंसान को अंदर से हिला कर रख देता है, झकझोर कर रख देता है। ठीक है, तो इतना सब सहने के बावजूद भी आज भारत देखिए कहाँ पे आके पहुँच रहा है, और इतनी तेज़ी प्रगति कर रहा है, और साथ में सबको लेके बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि वी हैवंट बिकम लाइक पाकिस्तान। ठीक है, जो सिर्फ एक ही रिलीजियस आइडियोलॉजी को फोकस करता है, ठीक है, और उसको बढ़ावा देता है। वी हैव ग्रोन इंक्लूसिवली। ठीक है, सबको एक साथ लेके हम लोग आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट आई फील एज एन इंडियन, और आप लोगों को कैसा लगता है वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ओके, और यहाँ पे एक और चीज़ है, पार्टीशन तो मिला, साथ साथ एक और चीज़ मिला, वो है इंडो पाक वॉर। ठीक है, फर्स्ट इंडो पाक वॉर, पाकिस्तान को कश्मीर का चिढ़ था, ठीक है, लेकिन उसको मिला नहीं, तो उसने जंग छेड़ दिया। ठीक है, और पाकिस्तान को इस बात का गुमान था कि हमें क्यों पाकिस्तान हमें कश्मीर चाहिए, वी विल हैव इट एट एनी कॉस्ट। ठीक है, और ये पाकिस्तान जो नाम है, ये आप सभी को शायद पता ना हो, लेकिन ये पाकिस्तान जो नेम है PAKISTAN, पाकिस्तान इज़ एन एक्रोनिम, इसका एक फुल फॉर्म आता है।
ठीक है, देखते हैं आप में से कितनों को ये पता है पाकिस्तान का फुल फॉर्म, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाइएगा। ठीक है, सो एनीवेज, सो 1947 में क्या हुआ, फर्स्ट इंडो पाक वॉर हुआ। अच्छा, ये वॉर कब तक चला, ये एक्चुअली 1 साल से जब ज़्यादा चला। ठीक है, इट फाइनली एंडेड ऑन 1949 जनवरी। ठीक है, ओके, सो दिस वॉज अबाउट 1947 एंड नेक्स्ट इज ब्रसल्स कॉन्फ्रेंस ऑफ 1948। ब्रसल्स कॉन्फ्रेंस, अच्छा, ब्रसल्स कॉन्फ्रेंस ऑफ 1948 laid the foundation stone of NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अभी एग्जाम में ये सवाल आता है कि यूजीसी का फेवरेट क्वेश्चन है कि ब्रसल्स कॉन्फ्रेंस में फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे, कौन कौन उसमें हिस्सा लिया था, किस किसने। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रसल्स कहाँ पे, ब्रसल्स इज इन बेल्जियम। ठीक है, इट इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। अच्छा, और फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन थे, और ये देखिए किस किसने पार्टिसिपेट किया था, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग। ठीक है, these are the 5 countries who participated in this conference। ठीक है, एंड ब्रसल्स कॉन्फ्रेंस एक्ट जब होने के बाद अल्टीमेटली हुआ ट्रीटी ऑफ ब्रसल्स, एंड ट्रीटी ऑफ ब्रसल्स ऑफन सेड एज द प्रिकर्सर ऑफ नाटो। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका ब्रसल्स कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट आता है बर्लिन ब्लॉकेड। ठीक है, बर्लिन वॉल का 2 इवेंट है, एक तो है 1948 में और दूसरा कब है, हाँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा, वो बाद में आएगा। ठीक है, अभी मैं नहीं बोल रहा। सो बर्लिन ब्लॉकेड ऑफ 1948, बर्लिन ब्लॉकेड में एक्चुअली क्या हुआ था, इसमें सोवियत फोर्सेस जो है उन्होंने, अच्छा पहले देखते हैं बर्लिन, जो बर्लिन का मतलब किसका कैपिटल है, बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। ठीक है, तो बर्लिन शहर में क्या था, सोवियत फोर्सेस ने रेल कनेक्शन, रेल, रोड एंड वाटर, ठीक है, तीनों को ब्लॉक कर दिया था। ठीक है, सो सोवियत फोर्सेस ब्लॉक्ड रेल, रोड, वाटर एक्सेस टू एलाइड कंट्रोल एरियाज ऑफ बर्लिन। ठीक है, ये कोल्ड वॉर का सबसे पहला आप इवेंट ले सकते हैं। ठीक है, ये इतना बड़ा एक मतलब पैमाने पे इवेंट हुआ था कि कुछ मतलब बुद्धिजीवियों को यह लग रहा था कि क्या पता इससे युद्ध छिड़ जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी का अगर वहाँ पे जाने से रोक रहे हैं तो यहाँ पे एक फिजिकल वायलेंस की ओर जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो दैट माइट एस्केलेट टू ए वॉर, बट लकीली इट डिडंट हैपन। ठीक है, तब अटेंशन डाइवर्ट हो गया। अटेंशन किस तरफ डाइवर्ट हुआ, अटेंशन डाइवर्ट हुआ ईस्ट की ओर, यानी कि एशिया में, दैट इज़ कोरियन डिवीजन, कोरिया का डिवीजन हो गया। जी हाँ, एक तरफ हो गया नॉर्थ कोरिया और दूसरी तरफ हो गया साउथ कोरिया। ठीक है, और दोनों के बीच में हो गया 38th पैरेलल, मोस्ट डेंजरस बॉर्डर। ठीक है, 38th पैरेलल, नॉर्थ कोरिया गया आपका रूस के साथ और साउथ कोरिया गया आपका यूएस के साथ। ओके, ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, दिस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इजराइल एंड फर्स्ट अरब इजरायली वॉर। इसराइल का जो यहाँ पे इंडिपेंडेंस तो नहीं कह सकते, हम लोग कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसराइल। इसराइल केम इनटू एग्जिस्टेंस एज ए सेपरेट कंट्री फ्रॉम द अदर अरब कंट्रीज। ठीक है, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसराइल हैज़ बीन ए वेरी ग्रेट नहीं, बहुत ही मतलब कठिनाइयों से भरा हुआ एक रास्ता था, चुनौतीपूर्ण था। ठीक है, और जिस तरह से हमें आज़ादी मिलने के बाद क्या मिला, युद्ध मिला पाकिस्तान के साथ, उसी तरह से इसराइल का मतलब आज़ादी तो नहीं कह सकते, लेकिन उनका एस्टैब्लिशमेंट के बाद उनको भी क्या मिला, एक युद्ध मिला, किसके साथ, अरब मुल्कों के साथ। ठीक है, जिसके ऊपर मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही एक इन डिटेल्स बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग टू द लास्ट इवेंट ऑफ 1948, दैट इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ सेलोन एंड बर्मा। अच्छा, सेलोन कौन सा है, सेलोन इज प्रेजेंट डे श्रीलंका एंड बर्मा इज प्रेजेंट डे म्यांमार। तो म्यांमार और श्रीलंका का एक ही साल में, आई थिंक इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 1948 दोनों का इंडिपेंडेंस हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया 1948 का किस्सा। अब आते हैं 1949 पे, द क्रिएशन ऑफ नाटो। जैसे कि मैं पहले बोला था, ब्रसल्स कॉन्फ्रेंस जो है, ब्रसल्स कॉन्फ्रेंस के साथ कनेक्टेड है क्रिएशन ऑफ नाटो। ठीक है, नाटो क्या था, एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट की तरह था। ठीक है, तो आप सभी को पता ही है, नाटो के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। ओके, और वैसे भी मैं नाटो के ऊपर एक इन डिटेल्स वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, नाटो के ऊपर एक और सवाल ये बनता है कि नाटो के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, लगभग 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे। देयर आर एज मेनी एज 12 फाउंडिंग मेंबर्स, लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछते कि
12 फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन थे, ऑफ कोर्स कोई याद नहीं रख सकता, लेकिन वो ये ज़रूर पूछते हैं कि उनके रिसेंट मतलब मेंबर कौन है, ठीक है। रिसेंट मेंबर इज़ स्वीडन। स्वीडन जॉइन नाटो इन 2024, ठीक है। स्वीडन जॉइन नाटो इन 2024। ये सवाल आई थिंक यूजीसी नेट में पहले पूछा जा चुका है। ओके, ऑलराइट, आप लोग ये याद रखिएगा। याद रखेंगे आप लोग, अगर याद रहेंगे तो 2 मार्क तो ज़रूर मिल जाएगा। ओके, अगला आता है कॉमेकॉन। कॉमेकॉन स्टैंड्स फॉर काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से नाम से समझ में आ रहा है कि एक इकोनॉमिक आर्थिक सहयोग करने का एक, क्या कह सकते हैं आप, फोरम कह सकते हैं या फिर कुछ भी कह लीजिए आप, ठीक है। एक सहायता करने का एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। सो व्हाट इज इट एक्चुअली, इट्स पर्पस वाज टू फैसिलिटेट एंड कोऑर्डिनेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हुम, द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ का, ठीक है। मेरा हैंड राइटिंग काफ़ी यहाँ पे गलत दिख रहा है, तो काइंडली फॉरगिव मी फॉर दैट, ठीक है। सो जितने भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कि सोवियत सिंपैथाइजर्स थे, जो कि सोवियत ब्लॉक में आए थे, सोवियत के सपोर्ट में थे, उनके लिए ये कॉमेकॉन लाया गया था, ठीक है, म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस के लिए, ठीक है। ये कब हुआ था? 1949 में। तो ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जितने भी थे, उन्हीं के लिए सोवियत यूनियन ने ये मतलब ये इकोनॉमिक प्रोग्राम लाया था। यस, कॉमेकॉन वी कॉल इट ए प्रोग्राम, ठीक है। सो दिस प्रोग्राम वाज एक्सक्लूसिवली फॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ओके। उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको बेहतरी करने के लिए, उसका अपलिफ्टमेंट करने के लिए। सो दिस वाज अबाउट कॉमेकॉन एंड द नेक्स्ट इवेंट वाज चाइना बिकेम कम्युनिस्ट, ठीक है। कम्युनिस्ट मतलब उस, देखिए आज का जो मॉडर्न चाइना जो है उसका नींव जो है वो रखा था आपका माओ जेडोंग ने, ठीक है, माओ जेडोंग, ठीक है, इन द ईयर 1949। 49 में मॉडर्न चाइना जो है वो 49 से शुरू हुआ है, ठीक है। उससे पहले जो सुन यत-सेन, डॉक्टर सुन यत-सेन और भी बहुत से जो कहानी किस्से हैं, उसको मतलब इस पैमाने पे देखना सही नहीं रहेगा, ठीक है। सो इट इज़ बेटर टू सी प्रेजेंट चाइना फ्रॉम 1949। अगर हम लोग अगर उसको और भी पीछे लेके जाए, मोर बिहाइंड 1949, देन हमें एंशियंट टाइम्स देखना पड़ेगा, एंशियंट टाइम्स देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मॉडर्न चाइना का बात करें, देन इट इज़ बेटर टू टेक टाइम लाइन फ्रॉम 1949, ओके, ऑल राइट। सो रुक करते हैं अगली और अगला है आपका यूएसएसआर एक्वायर्स एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है। यहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब जो यूएसएसआर ने बना लिया 1949 में, यहाँ पे सवाल ये आता है कि कहाँ पे टेस्ट साइट है, क्योंकि न्यूक्लियर साइट जो होता है, एक्सप्लोजन साइट जो होता है, वो हर कंट्री का एक स्पेशल जगह है। जैसे कि हमारे इंडिया के लिए कहाँ पे पोखरन है, चाइना का कहाँ पे है, चाइना का है आपका लोपनूर, ठीक है, NUR, लोपनूर। और रशिया का कहाँ पे आता है? सेमीपालातिन्स्क, एक जगह है सेमीपालातिन्स्क, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, काफ़ी लंबा नाम है। सो सेमीपालातिन्स्क में उनका न्यूक्लियर एक्सप्लोजन साइट है, ओके, ठीक है। सो एज आई सेड अर्लियर, द एंड ऑफ फर्स्ट इंडो पाक वॉर 1949 जनवरी में इंडो पाक वॉर जो है वो ख़त्म होता है, 1949 जनवरी, ठीक है, ओके। लास्ट इवेंट ऑफ 1949 देर इज़ एन इंडियन इवेंट। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग इतना बाहर देखते हैं, नाटो का क्रिएशन, बाद में कॉमेकॉन, बाद में चाइना का जो नींव जो रखा गया कम्युनिस्ट चाइना का, वो सब हम लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं, दैट इज़ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान। इंडिया भूटान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, ये 3 चीज़ों के ऊपर खड़ा था, मतलब खड़ा है आज भी, ठीक है। फर्स्ट है परपेचुअल पीस, मतलब वी आर एट पीस विथ भूटान, नो प्रॉब्लम, नॉट वायलेंस, ठीक है। अगला आता है FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो होता है नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस मतलब क्या है कि हम उनके अंदरूनी मतलब जो काम है, अंदरूनी जो अंदर के जो क्या कहते हैं एक्टिविटीज़, जो गतिविधि जो है, उनके ऊपर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और वे भी हमारे ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग एक दूसरे के प्रिवेसी को, हाँ, द बेस्ट वर्ड इज़ प्रिवेसी को हम लोग मतलब रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। ये है मतलब 3 मतलब पिलर्स ऑफ इंडिया भूटान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, परपेचुअल पीस, देन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, देन नॉन इंटरफेरेंस, okay, all right। Now moving on to 1950,
यूएसएसआर चाइना 30 ईयर्स ट्रीटी, ये मतलब क्या बताएं आपको। ठीक है, दोनों में एक साझा हुआ, दोस्ती हुआ कि आप भी कम्युनिस्ट, हम भी, मैं भी कम्युनिस्ट, चलो दोनों मिलकर दोस्ती करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा टिका नहीं, 30 साल तक बस रहा। 1979 में ये दोस्ती मतलब जल के खाक हो गई। ठीक है, यूएसएसआर फाउंड इंडिया ए बेटर एलाई देन चाइना। कोई माने या ना माने, बट दैट्स द फैक्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, एंड एकेडमिशियंस अक्रॉस द ग्लोब एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट, क्योंकि यही सत्य है। क्योंकि आप देख लीजिए 1971 वॉर में किस तरह से रूसियों ने हमारा मदद किया, और उसके बाद भी करते आ रहे। ठीक है, हम भी इन रिटर्न कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, एक आपसी एक साझा बैठ गया। तो चीन के साथ रूस का उतना उस पैमाने पे कभी हुआ नहीं है, ऐसा माइलस्टोन, मतलब ऐसा कोई उनके रिश्ते में कोई माइलस्टोन नहीं है कि ऐसा बोले कि नहीं चीन ने रूस के लिए ये किया या फिर रूस ने चीन के लिए ऐसा किया। तो वो जो आपसी जो भाईचारा जो है ना, वो उतना देखने को नहीं मिलता जितना कि इंडिया और रशिया रिलेशनशिप में देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो 30 ईयर्स ट्रीटी बिटवीन यूएसएसआर एंड चाइना was signed in 1950 and finally ended in 1979. Okay, all right. Then comes Korean War 1950 to 1953. ठीक है, कोरियन वॉर जो हुआ, एक्चुअली देखिए कोरिया जो था उस वक्त का, अगर मैं कोरियन पेनिनसुला को ले लूँ, कोरिया, ठीक है, कोरियन पेनिनसुला क्या था, एक तरफ था नॉर्थ कोरिया, दूसरी तरफ साउथ कोरिया। अगर हम लोग दोनों को अगर एक मान के अगर देखें तो हम लोग ये कहना गलत नहीं रहेगा कि कोरियन पेनिनसुला यूएस और यूएसएसआर का एक रंगमंच बन चुका था। कोरिया को वो यूज़ कर रहे थे अपने दबदबा को दिखाने के लिए। ठीक है, कोई लगा था कैपिटलिज्म का चूरन बांटने के लिए, और कोई लगा था कम्युनिज्म को बांटने का। ठीक है, अंततः कौन सा फर्क है, एट लास्ट इट इज़ द पीपल ऑफ कोरिया हु सफर्ड। ठीक है, और कोरिया यूनाइट नहीं हो पाया, वो आज भी अलग है, और आज भी क्या कहें नॉर्थ कोरिया का बात, बट इट्स बेटर नॉट टू स्पीक अबाउट दैट चैप। ठीक है, ओके। सो कोरियन वॉर 1950 से 53 तक चलता रहा, और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, एंड द लास्ट इवेंट ऑफ 1950 इज अगेन इंडोसेंट्रिक रिलेटेड टू इंडिया, देयर इज इंडो नेपाल पीस ट्रीटी। ठीक है, ये ऐसा ट्रीटी बहुत कम देखने को मिलता है। ये जो पीस ट्रीटी जो है, ये किसके ऊपर आधारित है, इट इज़ बेस्ड ऑन ओपन बॉर्डर, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन बॉर्डर, देन आता है रेसिप्रोकल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रेसिप्रोकल इकोनॉमिक ट्रीटमेंट। ठीक है, एंड लास्ट इज शेयर्ड कंसर्न। ठीक है, शेयर्ड कंसर्न, ये तीन चीज़ों के ऊपर, शेयर्ड कंसर्न मीन्स शेयर्ड कंसर्न फॉर सिक्योरिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी कंसर्न, इन तीन चीज़ों के ऊपर खड़ा होता है। मतलब द पिलर, द थ्री पिलर्स ऑफ इंडो नेपाल पीस ट्रीटी, फर्स्ट इज ओपन बॉर्डर, देन नेक्स्ट इज सेकेंड इज रेसिप्रोकल इकोनॉमिक ट्रीटमेंट, एंड थर्ड इज शेयर्ड सिक्योरिटी कंसर्न। ठीक है, मतलब अगर नेपाल में कुछ अगर ऐसा मतलब आतंकवादियों का गतिविधि हो, तो हमें अगर इंटेल मिले तो हम उनको देंगे, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये है हम लोगों का शेयर्ड सिक्योरिटी कंसर्न। ठीक है, अच्छा बाय द वे मैं चीज़ बोलना यहाँ पे भूल गया कि यूएस चाइना 30 ईयर्स जो ट्रीटी था, एक मिनट क्या हो गया कर्सर को, ओके, यूएस चाइना 30 ईयर्स ट्रीटी जो है, ये किस चीज़ के ऊपर था, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ऑन फ्रेंडशिप, देन अलायंस, देन म्यूचुअल असिस्टेंस। ठीक है, लेकिन तीनों कुछ खास चला नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं चला, मैंने पहले ही बोल चुका, मैंने पहले ही बोल दिया। ठीक है, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। मैंने सोचा था कि 1945 से लेके 2026 तक कवर करूँगा, इंक्लूडिंग करंट ऑनगोइंग यूएस इजराइल एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन मैंने सोचा कि अगर उतना अगर मैं करने लगा तो ये वीडियो 3-4 घंटा हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ बेटर टू टेक वन आफ्टर अनदर। ठीक है, एक एक मतलब हम लोग अगर डेकेड का अगर लें तो वही बेहतर रहेगा। जैसे कि अभी हम लोग 1950 तक किया, तो अगला वीडियो जो है वो 1950 से लेकर 1960 तक करेंगे, देन अगला 70s तक, देन 80s, देन 90, ऐसा करते 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 लगभग 6-7 वीडियो में आप लोगों को पूरा एकदम प्रॉपर एक आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली ग्लोबल इवेंट्स क्या था। ठीक है,
और अगर ये वीडियो अगर आप अच्छी तरह से देख लें, जितने भी फैक्ट्स हैं अच्छे से सीख लें, अगर नोट्स बना के अगर पढ़ें, तो एटलीस्ट मैं आपसे इतना एश्योरेंस दे सकता हूँ कि यूजीसी नेट में आप लोगों का 6 से 8 मार्क का सवाल यही से बन जाएगा। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस लेके मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ। आई मार्क माई वर्ड्स। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देते रहिए लर्न विथ मैक्सिम। थैंक यू।